नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वीरू एकेडमी में। दोस्तों, हम कहाँ चल रहे थे एक बार बता दीजिए। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग सही होंगे, मस्त होंगे, शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे और अपना स्टडीज प्रॉपर कर रहे होंगे। दोस्तों, हमने डाइजेशन सिस्टम आपको कंप्लीट करा चुका हूँ। इसके बाद हम चलेंगे, अगला टॉपिक है नर्वस सिस्टम। दोस्तों, यदि आपने डाइजेशन सिस्टम का क्लास नहीं लिया है या किसी वजह से आप नहीं ले पाए हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है वीडियो, उसको सारे आप देख करके वहां से डाइजेशन सिस्टम के बारे में सारी जानकारी ले सकते हैं। लास्ट में मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा डाइजेशन सिस्टम का। आज हम पढ़ाएंगे नर्वस सिस्टम। आज हम क्या करेंगे? नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम को हिंदी में क्या कहते हैं? तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र क्या कहते हैं? तंत्रिका तंत्र। दोस्तों, तंत्र से आपको याद आया कुछ? सिस्टम से आपको कुछ याद आया? जैसे कई सारे अंग मिलकर के एक अंग तंत्र का निर्माण करते हैं। डाइजेशन सिस्टम जब हम कर रहे थे तो डाइजेशन सिस्टम के अंदर जितने भी पार्ट हमारे डाइजेशन में भाग ले रहे थे उस सारे पार्ट को मिला करके एक तंत्र बना था। उस तंत्र को कहा गया था डाइजेस्टिव सिस्टम। वैसे ही तंत्रिका तंत्र में कई ऐसे पार्ट आएंगे जिसको एक रूप में यदि मिला दिए तो एक तंत्र बन जाएगा। उस तंत्र को कहते हैं क्या? तंत्रिका तंत्र। यहां तक समझ में आया? अब तंत्रिका तंत्र होता क्या है ये जान लेते हैं। दोस्त, हमारे शरीर के जितने भी कार्य हैं, चाहे चलना, बोलना, हंसना, खेलना, रोना, फीलिंग, लव या फिर तापमान का अनुभव करना, ये जो सारी एक्टिविटी है, चाहे वो इंटरनली हो हमारे शरीर के अंदर या एक्सटर्नली हो यानी शरीर के बाहर, जो कुछ भी हो रहा होता है उसको देखना, उस पर रिएक्ट करना, उस पर क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, इस सारी चीजों को जो कंट्रोल करता है, यानी हमारी बॉडी को पूरी तरह से कंट्रोल करने का काम कौन करता है? तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम करता है। इतना तक क्लियर हो गया? यानी शरीर के अंदर का सारी जो एक्टिविटी होती है, डाइजेशन, रिस्पायरेशन, एसिमिलेशन वगैरह वगैरह, जितने भी प्रक्रियाएं होती हैं, हर शरीर का हर एक अंग कैसे काम करना है या हमें कैसे चलना है, कैसे बोलना है, कैसे रोना है, कैसे हंसना है, जो सारी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है वो कौन करता है? नर्वस सिस्टम करता है। अब नर्वस सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं ये जान लेते हैं। नर्वस सिस्टम 3 प्रकार के होते हैं, ध्यान देना दोस्तों। पहला होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम को एनएस लिख देते हैं। जब भी मैं एनएस लिखूंगा तो आप समझ जाना कि ये नर्वस सिस्टम है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। दूसरा होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इसको कहते हैं परिधीय तंत्रिका तंत्र। दूसरा होता है ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम यानी स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। इन सारे तंत्रिका तंत्र के बारे में हम जानेंगे, ठीक है दोस्तों। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या होगा? इसमें आ जाएगा ब्रेन और दूसरा हो जाएगा स्पाइनल कार्ड। ब्रेन को कहते हैं मस्तिष्क और स्पाइनल कॉर्ड को कहते हैं मेरुरज्जु। क्या कहते हैं? मस्तिष्क और मेरुरज्जु। दोस्तों, जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है ये बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है सारी चीजों को कंट्रोल करने के लिए। अब एक एक करके हम इनके बारे में जानकारी ले लेंगे। यहां तक आपको समझ में आ गया? जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है ये पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है, चाहे इंटरनल हो या फिर एक्सटर्नल हो। ये 3 भागों में डिवाइड होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमस को कहते हैं स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, पेरिफेरल को कहते हैं परिधीय तंत्रिका तंत्र और सेंट्रल को कहते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र।
अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर दो आते हैं, दो पार्ट आते हैं, पहला है ब्रेन और दूसरा है मेरुरज्जु यानी स्पाइनल कार्ड। अब हम जानते हैं सबसे पहले सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में, इसको मिटा देता हूं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या होता है, क्या चीजें होती हैं, सारी चीजें। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इसको कहते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। क्या कहते हैं? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। ध्यान देना दोस्तों, इसके अंदर दो पार्ट है, अभी हमने देखा, पहला ब्रेन और दूसरा है स्पाइनल कार्ड, इसको कहते हैं मेरुरज्जु, और इसको क्या कहते हैं? मस्तिष्क। अब हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दोनों पार्ट यानी ब्रेन और स्पाइनल कार्ड को जानेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं ब्रेन यानी मस्तिष्क के बारे में। सबसे पहले जानते हैं, पहला नंबर है ब्रेन। ठीक है, अब इसके बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, हमें पता है कि हमारे जो स्टेट है या फिर हमारा जो देश है, उसमें सबसे अहम व्यक्ति कौन होता है? एक प्रधानमंत्री और दूसरा प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति। तो आपने देखा होगा कि उसके सुरक्षा के लिए कितने कमांडो या फिर एनएसजी कमांडो या फिर कितने पुलिस वगैरह सारे लगे रहते हैं कि इसको कुछ, इस व्यक्ति को कुछ ना हो जाए। यदि इस व्यक्ति को कुछ हो गया तो देश खतरे में आ जाएगा, उथल पुथल मच जाएगा सारे जगह पे। यदि ये दोनों सही रहे तो हमारा देश कंट्रोल किया जा सकता है, उसमें जितने भी चीजें हैं सारे को कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार हम प्रेसिडेंट और पीएम यानी प्रधानमंत्री को सेफ्टी प्रोवाइड कराते हैं, वैसा ही काम, मुख्य काम जो होता है ब्रेन का होता है। वो हमारे शरीर को पूरी तरह से कंट्रोल करता है, क्या कहना है, क्या नहीं कहना है, कब हंसना है, कब रोना है, कब खाना है, कब पीना है, कितना खाना है, कैसे सांस लेना है, कैसे सांस छोड़ना है, कैसे डाइजेशन करना है, किस किस चीजों से तंत्रिका तंत्र खराब हो सकती है, वगैरह वगैरह सारी चीजों को ये कौन कंट्रोल करता है? ब्रेन कंट्रोल करता है। तो जाहिर सी बात है, इतना जब ये मेन पार्ट है, इसकी सुरक्षा के लिए भी काफी अच्छा प्रबंध करा गया होगा। इसकी सुरक्षा के लिए एक बोन पाया जाता है जिसका नाम है क्रेनियल बोन। यदि बात करें क्रेनियल बोन की, दोस्तों एक यहां पे बोन पाया जाता है, ठीक है दोस्तों, ये है इस बोन को जो एक पूरी तरह से ब्रेन को कवर करता है। अब आपको तो पता ही होगा ब्रेन कहाँ सिचुएटेड होता है, तो यहाँ पे सबसे ऊपर हेड पे सिचुएटेड होता है अंदर ब्रेन। तो हमारा जो माइंड होता है, ब्रेन होता है, वो इस पूरे हेड के नीचे स्थित होता है। तो उसके ऊपर एक सुरक्षा कवच की तरह काम जो करता है बोन, उस बोन को कहते हैं क्रेनियल बोन। हालांकि हिंदी में भी इसको क्रेनियल बोलते हैं, इस वजह से इसको क्रेनियल ही रहने देता हूं। दोस्तों ये क्रेनियल बोन है, इनकी संख्या 8 होती है। कितनी होती है? 8। इस 8 हड्डियों के द्वारा ये पूरा ब्रेन कवर होता है। पहला जो बोन होता है वो शरीर के पीछ वाले हिस्से में होता है, पीछे वाले हिस्से में। इस ब्रेन को कहते हैं ओसिपिटल बोन, ओसिपिटल बोन। इसके बाद इस साइड में दो तरफ, एक तरफ इधर और दूसरा इधर, एक और बोन पाया जाता है। इसकी संख्या 2 होती है। ओसिपिटल की संख्या कितनी होती है? 1 होती है। इस बोन को कहते हैं टेम्पोरल बोन।
और यहां पे दो ब्रेन पाया जाता है, एक इधर और एक उधर। इसकी भी संख्या कितनी होती है? 2। टेम्पोरल बोन की संख्या कितनी होती है? 2। एक तो इधर पाया जाएगा, दूसरा पाया जाएगा इधर। फिर इसके बाद टेम्पोरल बोन, ये ऊपर की तरफ पाया जाता है। इसकी भी संख्या 2 होती है, एक तो इधर और एक इधर, दो तरफ पाए जाते हैं। इस बोन का नाम है पैरिटल बोन। क्या नाम है? पैरिटल बोन। अब हमने देख लिया इसकी संख्या कितनी पाई जाएगी? 2। तो यहाँ पे एक ये और 2 ये और 2 ये, टोटल कितने हो गए? 5। 3 बोन और देखना है। एक बोन होता है आगे की तरफ जिसे कहते हैं फ्रंटल बोन। क्या बोलते हैं? फ्रंटल बोन। ये बोन आगे की तरफ पाया जाएगा। और एक बोन यहां पे पाया जाएगा इस साइड में, यानी टेम्पोरल बोन के थोड़ी सी आगे एक बोन पाया जाएगा। इस बोन का क्या नाम है? स्फेनॉइड बोन। क्या कहेंगे? स्फेनॉइड बोन। ये हो गया फ्रंटल बोन, ये हो गया स्फेनॉइड बोन। और इस आंख के बगल में एक बोन पाया जाएगा, इस बोन को कहते हैं इथमाइड बोन। तो इनकी संख्या 1-1 होती है, इसकी भी संख्या कितनी होती है? 1। तो दोस्तों आपने जान लिया कि क्रेनियल बोन जो एक सेफ्टी बोन होता है, किसको सेफ्टी प्रोवाइड कराता है? ब्रेन को। तो ब्रेन को सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए कितने हड्डियां होती हैं? 8। पहला आता है ओसिपिटल बोन जो पीछे साइड होता है, टेम्पोरल बोन जो इस साइड और इस साइड दोनों साइड होता है, और अगला होता है पैरिटल बोन जो ऊपर की तरफ होता है, और अगला बोन है फ्रंटियल बोन जो बिल्कुल फोरहेड के नीचे होता है। इसके बाद है स्फेनॉइड बोन जो कि टेम्पोरल बोन के थोड़ी सी आगे होता है, और अगला है इथिमॉइड बोन जो आंखों के बगल में पाया जाता है। तो दोस्तों ये रही वो बोन जो ब्रेन को सेफ्टी प्रोवाइड कराती है। और इसके बीच में इन दोनों ब्रेन को जो जोड़ने का जो ज्वाइंट है, उस ज्वाइंट को कहते हैं फाइब्रस ज्वाइंट, रेशेदार संधि या रेशेदार जोड़। इस जोड़ को क्या कहेंगे? फाइब्रस ज्वाइंट। फाइब्रस ज्वाइंट होने की वजह से यह ज्वाइंट काफी मजबूत होता है, इसे तोड़ना काफी मुश्किल होता है। इसी वजह से आपने देखा होगा गन्ना वगैरह तोड़ना हो तो नहीं टूटता है, तो यहाँ पे इस क्रेनियल बोन से तोड़ते हैं। क्यों? क्योंकि यह फाइब्रस ज्वाइंट से होता है और ये काफी मजबूत होता है। अब एक चीज और जान लेते हैं। इस बोन के नीचे यानी क्रेनियल बोन के नीचे एक मेम्ब्रेन होता है और एक झिल्ली होती है। इस झिल्ली को क्या कहते हैं? इस झिल्ली को कहते हैं मेनिंजाइट। क्या बोलते हैं? मेनिंजाइट। अब इसका फंक्शन क्या होता है? यानी इस क्रेनियल बोन के ठीक नीचे एक झिल्ली पाई जाती है, उस झिल्ली को कहते हैं मेनिंजाइट। इसका फंक्शन क्या होता है ये जान लेते हैं। पहला फंक्शन होता है कि ये एक प्रकार का द्रवित मेम्ब्रेन है, यानी उसके अंदर लिक्विड टाइप का कुछ रहेगा जो कि फ्रिक्शन को कम करेगा। तो यह ब्रेन और कौन से बोन? क्रेनियल बोन के बीच की जो घर्षण है उसको कम कर देता है, पहली बात। दूसरी बात कि यदि मान लेते हैं कुछ ऐसा चीज हार्ड चीज गिरता है हमारे क्रेनियल बोन पे, वो टूट जाती है या वो डैमेज हो जाती है, तो उस कंडीशन में जो वो झटका होता है वो दूसरा कौन झेलता है? मेनिंजाइट झेलता है। यानी मेनिंजाइट क्या करता है? क्रेनियल के द्वारा दिया गया झटका और प्लस बाहरी झटका, उन दोनों को झेलता है और ब्रेन को सेफ रखने की कोशिश करता है। लेकिन जब झटका बहुत ज्यादा तेज हुआ तो उस कंडीशन में क्या होता है? मेनिंजाइट में सूजन हो जाता है। उस बीमारी को कहते हैं मेनिंजाइटिस। तो हमने यहाँ देख लिया दोस्तों, ब्रेन को सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए 2 चीजें हैं। पहला है क्रेनियल बोन जिसकी संख्या 8 होती है, और दूसरा है मेनिंजाइट। ये चीजें आपको क्लियर हो गई। अब चलते हैं ब्रेन के बारे में। ब्रेन के बारे में और जान लेते हैं। हालांकि ये टॉपिक अभी तंत्रिका तंत्र का ही चल रहा है। तंत्रिका तंत्र के सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी
केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें से एक भाग है ब्रेन। ब्रेन में हमने ये जान लिया कि उसको सेफ्टी कैसे प्रोवाइड कराया जाता है। अब जानते हैं ब्रेन के बारे में और जानकारी। दोस्तों, ये ब्रेन जो होता है यह एक विशेष प्रकार के सेल से बना होता है, जिसको कहते हैं न्यूरॉन सेल। यदि फिगर की बात करें, यहाँ पे एक और न्यूरॉन है। एग्जाम्पल के लिए बता देता हूं, यहाँ पे एक और न्यूरॉन है। यहाँ पे पाया जाता है न्यूक्लियस, और यहाँ पे ये रेशेदार संरचना पाई जाती है, जिसे बोलते हैं डेंड्राइट्स। क्या बोलते हैं? यहाँ पे एक संरचना होती है जिसे कहते हैं एक्सॉन। यहाँ पे जो संरचना होती है उसे कहते हैं एक्सॉन टर्मिनल। यहाँ पे जो कहते हैं उसे बॉडी सेल बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा न्यूरॉन, यानी न्यूरॉन का जो नर्व सेल है, न्यूरॉन सेल है, उसका फिगर। तो ये किसका बना होता है? पहला न्यूरॉन सेल यानी तंत्रिका कोशिका का बना होता है। कौन? ब्रेन। यानी उसके अंदर बहुत सारी तंत्रिका कोशिका होती है। दूसरा पॉइंट क्या है? इसके अंदर जो सेल डिवीजन होता है, सेल डिवीजन वो नहीं पाया जाता है। पहला पॉइंट था न्यूरॉन सेल पाया जाता है पूरे ब्रेन में। दूसरा है सेल डिवीजन इसमें नहीं होता है। तीसरा क्या है? सेंट्रोसोम अब्सेंट होता है। यानी जाहिर सी बात है कि यदि सेंट्रोसोम नहीं पाया जाएगा तो सेल डिवीजन नहीं होगा। अगला पॉइंट है कि जो न्यूरॉन सेल होता है वह शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है, सबसे लंबी कोशिका होती है, सबसे लंबी कोशिका। अब जाहिर सी बात है दोस्तों, सेंट्रोसोम नहीं पाया जा रहा है, सेल डिवीजन नहीं हो रहा है, तो एक बीमारी होती है जिसका नाम है ब्रेन ट्यूमर या ब्रेन कैंसर। वो क्यों होता है? भाई कैंसर के बारे में डिफिनेशन तो यही है ना कि अनकंट्रोल्ड वे में जो सेल डिवीजन होता है उसी को कैंसर बोलते हैं। यहाँ सेल डिवीजन हो ही नहीं रहा है तो कैंसर और ट्यूमर जैसे प्रॉब्लम क्यों आते हैं? दोस्तों, हमारे शरीर में 90 से 95% जो सेल है वो न्यूरॉन सेल है, न्यूरॉन कोशिका है। और न्यूरॉन कोशिका में क्या नहीं होगा? सेल डिवीजन नहीं होगा। जबकि 5 से 10% जो कोशिका होती है ये न्यूरॉन ग्लियल सेल का बना होता है। और न्यूरॉन ग्लियल सेल की खासियत होती है कि इसके अंदर सेंट्रोसोम पाया जाता है और सेल डिवीजन होता है। तो यही कारण है दोस्तों कि न्यूरॉन ग्लियल सेल में कोई एबनॉर्मेलिटी होती है तो इसके अंदर ट्यूमर बन जाता है। इसी को कहते हैं ब्रेन ट्यूमर, जिसके अंदर इंसान की मृत्यु हो जाती है, मर जाता है। अब देखते हैं दोस्तों कि ये जो न्यूरॉन होता है, न्यूरॉन सेल होता है, वो मैसेज का ट्रांसफर एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे करता है। दोस्तों, ये जो न्यूरॉन सेल होता है वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन से पूरी तरह से कनेक्टेड नहीं होता है, उसके अंदर थोड़ी सी गैप पाया जाता है। अब ये गैप पाया जाता है तो आप सोचिए कि ये मैसेज या डाटा या फिर कोई सूचना है वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक कैसे ले जाता है। इसके पीछे कारण है कि इसमें एक मिनरल्स होता है जिसे कहते हैं सोडियम। सोडियम क्या करता है? मैसेज को यहां से और यहां तक ले जाता है। यही कारण है दोस्तों कि जब गर्मी की वजह से पसीना होने लगता है और हमारे शरीर के अंदर से पसीने के साथ साथ सोडियम भी बाहर निकल जाते हैं,
तो उस वक्त हमारे शरीर को एनर्जी के साथ साथ सोडियम की काफी जरूरत पड़ने लगती है, क्योंकि हमारा जो माइंड है वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाता है, क्योंकि सोडियम की कमी हो चुकी है। यदि सोडियम कहीं से मिल जाए, ग्लूकोज कहीं से मिल जाए, हमारे शरीर को एनर्जी भी मिल जाएगी और हमारा माइंड प्रॉपरली वर्क करने लगेगा। इसी वजह से नींबू पानी के साथ नमक और चीनी दोनों घोल के दिया जाता है, और जब उस पेशेंट को पिलाया जाता है तो उसका जो माइंड हो वो एक्टिव होता है और उसके अंदर कुछ एनर्जी आती है। तो जो नमक डालते हैं उसके अंदर भी सोडियम के कुछ अंश होते हैं, जैसे सोडियम को जब तोड़ेंगे तो Na+ और Cl- में टूट जाएगा, तो वहां से सोडियम ये गेन कर लेता है और अपना फंक्शन करने लगता है। यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे लंबी कोशिका कहाँ पाई जाती है, तो कहाँ पाई जाती है? न्यूरॉन सेल में पाई जाती है। सबसे लंबी कोशिका कहाँ पाई जाती है? न्यूरॉन सेल में। यदि बात करें कि ब्रेन जो होता है वह किस सेल से बना होता है, तो न्यूरॉन सेल से बना होता है। ब्रेन ट्यूमर का मुख्य कारण कौन सा सेल होता है? तो न्यूरॉन ग्लियल सेल जो होता है ब्रेन ट्यूमर का मुख्य कारण है। हमारे शरीर में कितनी ऐसी बोन पाई जाती हैं जो कि ब्रेन को प्रोटेक्ट करती हैं? वो बोन की संख्या 8 होती है, और उस 8 का जो ग्रुप होता है उसको कहते हैं क्रेनियल बोन। क्रेनियल बोन के अलावा कौन सा ऐसा प्रोटेक्टिव लेयर है जो कि ब्रेन को सुरक्षा प्रोवाइड कराता है? इसका सही जवाब हो जाएगा मेनिंजाइट। क्या कहलाता है? मेनिंजाइट। दोस्तों, मेनिंजाइट का काम होता है, एक तो क्रेनियल बोन के बीच में घर्षण को कम करता है, और दूसरा कोई एक्सीडेंट होने पर हमारे ब्रेन को सेफ्टी इन्वायरमेंट पैदा करता है। तो ये रहा दोस्तों ब्रेन से रिलेटेड कुछ जानकारी। आगे और जानकारी लेंगे दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही करते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही करते हैं, मिलेंगे कल नए उमंग, नए तरंग और नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। दोस्तों इतना तक आप रूम पे या फिर जहां आप स्टडी कर रहे हैं वहां पे स्टडी को रिवीजन करिए। ब्रेन दोस्तों यहां तक आप स्टडी कंटिन्यू करिए। दोस्तों यहां तक जितना पढ़ाया गया है आपको एक बार फिर से रिवीजन करिए। यहां तक हम क्लास को खत्म करते हैं। अगले क्लास में ब्रेन के बारे में और जानकारी प्राप्त करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे कल नए उमंग, नए तरंग और नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।